नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 12वां चैप्टर है, 12 चैप्टर है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को जो सो इस अध्याय को मैं विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो में कहीं आपको समझ नहीं आता है तब जो सो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे आप तब जो सो मैं आपका फिर सॉल्यूशन जो सो आपका समाधान का जो सो समस्या का समाधान का जो समस्या आपका है उसका मैं समाधान करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि और वीडियो अगर नहीं देखें आप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सबका, और प्लेलिस्ट भी जो है सो अनलेबल है, प्लेलिस्ट भी अनलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके देखें तो वहाँ आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका प्रश्न उत्तर का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो। ठीक है, देखिए इस अध्याय का नाम जो है सो प्रकाश को जानिए क्यों रखा गया है। देखिए, लाइट जिसे हम लाइट कहते हैं या प्रकाश कहते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रकाश कहते हैं और इंग्लिश में लाइट कहते हैं। जैसे हम जो लाइट को जो प्रकाश को हम देखते हैं उसके बारे में हमें जानना है, और उसी के बारे में इस अध्याय में जो सो हमें पूरा तरह से विस्तार पूर्वक बताया गया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए कहा जाता है, क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आपने बंद या अंधेरे कमरे की किसी छिद्र से आती हुई सूर्य के प्रकाश किरणों को देखा है। क्या कभी रात्रि के समय रेल इंजन की हेडलाइट या लाइट हाउस की सर्च लाइट से आते हुए प्रकाश की किरण देखा है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आप कभी जो सो लाइट को कहीं से आते हुए रात के समय देखें। एक तो आप बोल सकते हैं हाँ, चांद से, तारे से, तो वो तो प्राकृतिक जो है, लेकिन दूसरा जो है आप मानव निर्मित जो लाइट है, जैसे कि आप देखे होंगे रेलवे में जो रेलगाड़ी में जो हेडलाइट होता है उससे लाइट आता है, दूसरा सर्च लाइट से लाइट आता है। वो सब लाइट को आप देखें हैं तो वही आपको कहा जा रहा है। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए इंजन में जो रेल के इंजन होता है उसमें जो है सो क्या लाइट लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है कि ये अनुभव क्या संदेह करते हैं। अब देखिए प्रकाश का गमन, देखिए क्रियाकलाप इसमें अधिक है, क्रियाकलाप से आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि क्रियाकलाप आप जितना कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते जाऊंगा उतना अपना जो आपका मन में जो प्रश्न चल रहा है और प्रश्न जो आपका आता है वह सब जो है सो डाउट जितना भी है सब क्लियर होते चला जाएगा। और इस वीडियो को स्किप आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी मैं आगे आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो एक्सपेरिमेंट का जो वीडियो है वो आप मिस कर देंगे। तो एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो है कि किस प्रकार लाइट गमन करता है, प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अवक्षेपण होता है, या जो भी होता है अभी आपको मैं आगे बताऊंगा एक्सपेरिमेंट कर करके। तो देखिए फर्स्ट क्रियाकलाप क्या कहता है, कहा जाता है कक्षा 6 में आपने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कि क्लास 6 में आपने जो सो जाना है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि क्लास 6 में कि जो सो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए सीधी रेखा का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ किसी प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए कि यहाँ जो है सो टॉर्च जल रहा है, या तो बोल सकते हैं यहाँ सूर्य है। ठीक है, सूर्य, अब आप यहाँ हैं तो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है आपके सामने एक सरल रेखा में आ रहा है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते हुए आपके पास आ रहा है। सरल रेखा में प्रकाश की किरण जो है सो गमन करता है। यही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और यही जो सो बुक में भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रकाश जो सो पूरा ऐसे सरल रेखा में जो है सो आता है। ठीक है, अब देखिए फिर आगे कहा जाता है आप जानते हैं कि एक सीधी नाली के एक सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ को रखा जाए तथा नली के दूसरे सिरे से उस लौ को देखा जाए तो लौ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु मुड़ी हुई नली के एक सिरे पर मोमबत्ती की लौ रख और दूसरे से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। समझिएगा, देखिए यहाँ क्रियाकलाप में आपको स्पष्ट रूप से फिगर से भी समझाया गया है कि क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है यहाँ एक मोमबत्ती जलाई और आपको एक सीधा पाइप लेना है, और जहाँ मोमबत्ती जल रहा है उस लो को जो सो आपको इस सीधी पाइप से देखना है। तो आपको क्या होगा, आप सीधी पाइप से देखेंगे तो आपको प्रकाश जो सो दिख जाएगा, जलता हुआ जो लो उसका वो दिख जाएगा। परंतु
आप जो है सो फिर स्थिति वही है, लेकिन पाइप जो है सो क्या है, टेढ़ा पाइप है। आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पाइप क्या है, टेढ़ा पाइप है, ठीक है। तो अगर आप इस पाइप से अगर आप देखते हैं तो क्या आपको प्रकाश जो है सो दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि प्रकाश जो है सो हमें पता है सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि जो है सो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है, इसी कारण से जो है सो प्रकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि पाइप यहाँ क्या है, टेढ़ा है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब फिर आगे कहा जाता है, देखिए कहा जाता है, देखिए मोमबत्ती की ओर सीधी तथा मुड़ी हुई पाइप से देखा जा रहा है, ठीक है। अब फिर अगला जो है सो क्रियाकलाप है, कहा जाता है आइए क्रियाकलाप करते हैं। देखिए कहा जाता है आवश्यक सामग्री जूता का डब्बा या अन्य बड़े डिब्बा, पारदर्शी सीट, प्लास्टिक, टॉर्च, अगरबत्ती, फेविक्विक और पारदर्शी शीशे का जार ड्रेसिंग टॉर्च। अब देखिए आगे कहा जा रहा है क्रियाकलाप करने को। देखिए क्रियाकलाप, क्रियाविधि, कार्टून के डिब्बे के 3 सतहों की कैंची से काटकर बड़ा छिद्र बनाइए और इस पर फेविक्विक की सहायता से पारदर्शी शीशा प्लास्टिक चिपका दीजिए और डिब्बे के अंदर जलती हुई अगरबत्ती या आलू की सहायता से रख दें और थोड़ी देर में डिब्बा में धुआं से भर जाएगा। अब टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी पारदर्शी सीट पर डालिए, आपको क्या दिखाई देता है? समझिए, कहने का अर्थ इसका ये बनता है कि आपको उस प्रकार कहा जा रहा है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ यह क्रियाकलाप में, कि जैसे एक डिब्बा आपके पास है, ठीक है। इस प्रकार का एक डिब्बा है और इसमें क्या कीजिए, धुआं भर दीजिए। कहीं से भी आपको अगरबत्ती जलाने को कहा जा रहा है, लेकिन धुआं भर दीजिए और यहाँ एक प्लास्टिक का क्या कीजिए, मतलब यहाँ होल कर दीजिए पहले और प्लास्टिक का यहाँ जो है सो लेयर लगा दीजिए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। और यहाँ से आप टॉर्च मारिए, तो क्या इससे धुआं भर के, ठीक है, टॉर्च मारिए या लाइट यहाँ से दीजिए, तो क्या इससे प्रकाश आर पार हो जाता है? यही देखने को हमें कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है डिब्बे के भीतर प्रकाश सीधी रेखा में जाती हुई दिखाई देगी और जो डिब्बे में प्रकाश की जो प्रकाश जो सुबह सीधी रेखा में जाती है। फिर आगे कहा जाता है इस प्रकार शीशों के जार में पानी लेकर उसमें डेटॉल की कुछ बूंद डालिए, ठीक है, पानी लेकर और धुंधले पानी में टॉर्च की रोशनी डालिए, आपको क्या दिखाई देता है? फिर धुंधले पानी में इसी प्रकार की क्रिया करने को कहा जा रहा है। कहा जाता है ये क्रियाकलाप, समझिएगा, कहा जाता है ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और ये सब क्रियाकलाप से हमें यह प्रूफ होता है कि प्रकाश जो सो सरल रेखा में गमन होता है। फिर आगे कहा जाता है क्या होगा यदि प्रकाश के गमन के रास्ते में कोई चमत्कार पृष्ठ रखा जाए। अगर प्रकाश की जो रेखा सरल रेखा है उसके रास्ते में अगर चमत्कार पृष्ठ अगर रख दिया जाए किसी प्रकार को, तब क्या होगा? देखिए कहा जाता है प्रकाश का, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक आईना रख दिया जाए, ठीक है, और प्रकाश का स्रोत यहाँ है और इस प्रकार प्रकाश यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जिस कोण से आता है प्रकाश उसी कोण से वह वापस फिर चला जाएगा जब दर्पण से टकराएगा तब, ठीक है। आने की या क्या हो गया, प्रवर्तन हो गया यहाँ, कि जिस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है उसी प्रकार से प्रकाश की किरण जो है सो वापस चला जा रहा है। कहा जाता है प्रकाश के गमन मार्ग में चमत्कार पृष्ठ प्रकाश के गमन की दिशा में परावर्तन कर देती है। जब प्रकाश किरण चमत्कार सतह एक चमकदार स्टील की थाली या चमकते हुए किसी वाहन का बम्पर का, देखिए कहा जाता है उसके गमन की दिशा में परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी पानी में वृक्ष, भवन आदि का प्रतिबिंब देखा है? कहने का अर्थ ये बनता है कि आपने पानी में बहुत पहले जब दर्पण नहीं था तब जो सो अपना क्या बोल सकते हैं, लोग जो है सो फेस को, चेहरा को देखने के लिए, प्रतिबिंब को देखने के लिए पानी का ही उपयोग करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी में जो सो इस पहाड़ का जो सो प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा। कहा जाता है आपको पंचतत्व पुस्तक की शेर तथा खरगोश की कहानी याद है? देखिए शेर और खरगोश वाला कहानी आपको याद है? जो कहानी में शेर क्या करता है, थोड़ा सा कहानी भी आपको बता देते हैं मनोरंजन के लिए। शेर क्या करता है, कुआं में या तालाब जो होता है उसमें डूब जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि
जंगल में क्या होता है, शेर नियम बना देता है कि जो सो रोज़ रोज़ एक जानवर को मैं खाऊंगा, ठीक है। तो खरगोश जो सो क्या होता है, उसमें से सबसे तेज़ जानवर होता है। वह कुआं के सामने जाता है और देखता है कि वहाँ एक प्रतिबिंब उसी की तरह बनता है। तो शेर को कहता है कि उस दिन जिस जिस दिन उसका खाने का बारी रहता है, उस दिन वह लेट से जाता है। और शेर जब पूछता है उससे कि आज तुम लेट क्यों किया या की, तो वह जवाब देती है कि आपके जैसा ही कोई शेर हमें जो सो बीच रास्ता में रोक लिया था, और वह बोल रहा था कि अब तुम जो सो आज मेरा भोजन बनो, ना कि उसका, ठीक है। तब शेर को गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। तो खरगोश बोलता है कि चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन वह शेर है, ठीक है। और उसे कुआं के पास ले जाता है शेर को, और खरगोश जो है सो दिखाता है कि देखिए शेर महाराज या राजा जी, जो कि वो शेर है जो हमें रोक के रखा था, ठीक है। तो शेर जो है सो गुस्सा में आव ना ताव देखता है और पानी में तुरंत ही छलांग लगा देता है, अर्थात कुआं में डुबकी लगा देता है अपना प्रतिबिंब को देखकर। उसे ऐसा लगता है कि जो सो दूसरा शेर नीचे है, और वह जो सो इस प्रकार जो सो खरगोश जो है वह शेर से छुटकारा पा लेता है, ठीक है। और पूरे जंगल के जीव जो सो शेर से मरने के बजाय वह जीवित अच्छा से रहने लगते हैं। फिर यही जो सो पंचतत्व का कहानी होता है शेर और खरगोश का। अगर आपको आज नहीं होगा तो मैंने आज जो सो बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है अब एक और क्रियाकलाप कीजिए, ठीक है। आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझने का प्रयास करें। फिर एक क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है। देखिए क्रियाकलाप 3 कहा जाता है एक टॉर्च लीजिए, उसके कांच को काले रंग के चार्ट पेपर से क्या कीजिए, काले रंग के चार्ट पेपर से ढक दीजिए। उसमें कुछ छिद्र बना दीजिए, किसमें, चार्ट पेपर में, ठीक है। फिर कहा जाता है लकड़ी के तख्ते पर एक चार्ट पेपर फैला दीजिए, और फिर एक समतल दर्पण को इस पर ऊर्ध्वाधर रखिए। समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार दर्पण को रखा गया है, ठीक है, खड़ा करके। और टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर खड़े लकड़ी की तख्ती के अनुदिश यानी कि उसके सामने अनुदिश जो सो डालिए। अब टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराता है। क्या हुआ है, यहाँ देख सकते हैं टॉर्च है और यहाँ समतल दर्पण है। इस प्रकार से लाइट यहाँ से निकल रहा है और इस प्रकार से जो सो इस पर रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन होकर इधर फिर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित करने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कहने का इसका अर्थ क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले जो लिखा है उसे समझ लीजिए। कहा जाता है आपने क्या देखा, क्या दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा में परावर्तन कर देता है। हाँ सही बात है। देखिए जो प्रकाश की किरणें आ रही है ये दर्पण पर, मान लीजिए यहाँ से आ रहा है इस प्रकार से, तो फिर जो सो उसे इस प्रकार से मोड़ दे रहा है, यानी कि जिस एंगल से जिस कोण से आता है उसी कोण से मोड़ देता है। अभी आप आगे आपको बुक में दिया या ना दिया ये हमें नहीं पता है, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप अगले जब कक्षा में जाएंगे 8, 9, 10 में जाएंगे तो जो सो प्रकाश के बारे में वहाँ बहुत अधिक जानकारी आपको इकट्ठा करना होगा और बहुत ही विस्तार पूर्वक में पढ़ना होगा। तो इस अध्याय को या इस चैप्टर को आप जो सो स्किप नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी नहीं पढ़ें काम चल जाएगा, नहीं, अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आपका वेश जो सो मजबूत होते हुए आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसी बात है। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है। कहा जाता है आप टॉर्च को इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ता रहे। क्या पूर्व में दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। परावर्तन प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या आपको दर्पण में कुछ दिखाई देता है? क्या यह छिद्रों का प्रतिबिंब है? यह क्रियाकलाप प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है और दिशा परावर्तन का प्रकाश को परावर्तन प्रकाश कहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो चमकीला पदार्थ होता है या चमकदार सतह जो होता है, जैसे कि आईना ही हो गया, जिसे हम लोग मिरर या दर्पण कहते हैं, वह जो सब प्रकाश की अगर दिशा में प्रकाश के सामने रख दिया जाता है तो वह उसका प्रकाश की पथ को जो सो मोड़ देता है। मान लीजिए कि प्रकाश इस प्रकार से आता है, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से फिर इसे जो सो मोड़ देता है, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है तो इस प्रकार से यह निकाल देता है, ये सब बात है, ठीक है। अब फिर आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है
दैनिक जीवन में वाहन में लगे दर्पण पर गिरती प्रकाश किरणें की दिशा में परावर्तन होता दिखाई देता है। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के समझिएगा, ये बात को आप याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। देखिए, कहा जाता है प्रकाश किरणें का वह किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और दर्पण है और इससे जो है सो प्रकाश की किरणें यहाँ से मान लीजिए कि आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से आने के बाद जो है सो प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, इस प्रकार वापस चला जा रहा है। उसी को जो है सो क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे कि बॉल है आपके पास और बॉल को अपने दीवार में मारा फिर जो सो आपकी तरफ आया, यानी कि क्या हुआ, वह हमसे जो सो डिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आ गया। ठीक है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कि जो दर्पण होता है, आईना होता है, मिरर, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, कहा जाता है आइए दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कि जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ जानकारी हमें इकट्ठा करना है। कहा जाता है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला समतल दर्पण, जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं अपने घरों में, उस दर्पण का नाम क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण लीजिए, उसमें खुद का प्रतिबिंब देखिए और उसमें अपना फेस को या अपना प्रतिबिंब को देखिए। आगे कहा जा रहा है आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या आपको अपने आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जितना बड़ा आप हैं उतना बड़ा ही आप जितना बड़ा हैं उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है अथवा नहीं? बताइए कैसा क्या होता है। देखिए, अभी आपको आगे बताया जाएगा। फिर आगे कहा जाता है एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण के सामने रखिए। क्या आपको दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देता है? इसका आकार पर ध्यान दीजिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लीजिए यहाँ समतल दर्पण है, ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं समतल दर्पण है और यहाँ आप खड़ा हुए या बड़ा दर्पण है, तो आप जितना बड़ा है उतना बड़ा दर्पण में आप दिख रहे हैं, हाँ, तो दर्पण में उतना ही बड़ा हम दिखते हैं। तो इससे हमें कुछ खासियत पता चल रहा है कि जो समतल दर्पण होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, उस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो सो समान आकार में बनता है। जितना साइज होता है वस्तु का उतना ही जो है सो बनता है। एक बात पता चला। फिर आगे देखिए, कहा जाता है दर्पण के सामने मोमबत्ती को अलग अलग स्थान पर रखकर उसके प्रतिबिंब का अवस्थाओं का अवलोकन कीजिए। क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा है? क्या? हाँ, मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो सो सीधा है। मोमबत्ती का लो शीघ्र या प्रतीत होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार जो समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और आभासी बनता है, यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब फिर आगे देखिए, कहा जाता है दर्पण के पीछे एक पर्दा डालिए तथा प्रतिबिंब को पर्दा पर देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब को पर्दे पर देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब देखिए आगे, अब कहा जाता है अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आपका प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है? नहीं। क्या आप क्या देखते हैं कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, अतः यह आभासी प्रतिबिंब है, यानी कि जो प्रतिबिंब दिख रहा है वह झूठा प्रतिबिंब है। एक तरह से यही बोल सकते हैं। काल्पनिक का अर्थ क्या होता है? मतलब झूठा, मतलब इसे इमेजिन किया गया है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। हमें वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी देखिए क्या होता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है? समतल दर्पण अगर आपका है तो वस्तु जितना दूरी पर रहता है दर्पण के सामने, उतना ही जो सो उसका बड़ा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि आप यहाँ मिरर के सामने खड़ा है, यहाँ मिरर है और आप यहाँ खड़ा है, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तब जो सो 10 सेंटीमीटर के अंदर ही दर्पण में जो सो प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस क्रियाकलाप द्वारा जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है एक सफ़ेद तथा 8 बाय 8 सेंटीमीटर का वर्गाकार चार्ट पेपर लीजिए और लंबाई तथा चौड़ाई बराबर, उसमें बराबर आकार के
64 वर्गाकार आकृति बनाइए और एक एक करके छोड़ दीजिए और इन वर्गों को काला रंग से रंगिए और शेष शेष चौक 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 चौकने सफ़ेद रंग का होगा और पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए तथा इस रेखा पर एक समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर रखिए और दर्पण के सामने तीसरे वर्ग में एक छोटी सी वस्तु जैसे कि रबड़ शॉर्पनर और कुछ भी जो सो रखिए। देखिए फिर आगे कहा जाता है और इस दूरी को संबंध में प्राप्त होता है। आपने देखा कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, समान है। देखिए आप वस्तु की दूरी जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो है अंदर में बढ़ते जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि समतल दर्पण के सामने आप जितना उसके डिस्टेंस से खड़ा होंगे उतना ही उसके अंदर जो है प्रतिबिंब उतना ही डिस्टेंस पर बनता है। ठीक है, यही है इसका अर्थ। अब फिर आगे कहा जाता है दक्षिण या वाम या दाहिना या बायां। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या ठीक वस्तु जैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बना है जिस तरह वस्तु है क्या सेम उसी तरह का प्रतिबिंब उसमें हमें दिखाई देता है या प्रतिबिंब में कुछ हेर फेर हो जाता है या उल्टा या सीधा हो जाता है। समझिएगा क्या होता है। कहा जाता है आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखिए। ठीक है, समतल दर्पण है आपके सामने, आप यहाँ अपना प्रतिबिंब देखिए। ठीक है, कहा जाता है अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, प्रतिबिंब को अवलोकन कीजिए, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। अब आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। देखिए कहा जाता है जब आप दाहिने हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर उठा दिखाई होता है और इस प्रकार जब आप बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दाहिना हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। अतः प्रतिबिंब में दाहिना बायां दिखाई देता है, दाहिना जो सो बायां और बायां जो सो दाहिना दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि आपके सामने यहाँ दर्पण है और आप दर्पण के सामने खड़ा होकर देख सकते हैं। अगर यहाँ हाथ उठाया जा रहा है तो आप दाहिने हाथ उठाएंगे तो आपको बायां हाथ दर्पण में दिखाई देगा और बायां उठाएंगे तो दाहिने दिखाई देता है। ये समतल दर्पण का खासियत है। ठीक है, समतल दर्पण अर्थात जो मिरर हम अपने घर में प्रयोग करते हैं उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे कहा जाता है अब ध्यान देने योग्य बात है कि या अदल बदली केवल स्पष्ट साइज में ही होता है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर या नीचे नहीं दिखाई देता है। सही बात है, जो सो या उलट फिर जो है सो सिर्फ साइज में ही दिखाई देता है, साइड में ही दिखाई देता है और प्रतिबिंब में कोई हेर फेर नहीं दिखाई देता है। अब फिर आगे कहा जाता है अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए और दर्पण के सामने रखिए तथा उसके प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, आप दर्पण के सामने रख के देखेंगे तो आपको प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। सीधा अगर आप लिख के रखते हैं तो देखिए कैसा दिखाई देता है। क्या आपने कभी रोगी वाहन जिसे एम्बुलेंस कहते हैं का शब्द एम्बुलेंस को देखा है। जब रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहन चालक अपने पीछे दृश्य को दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे शब्द को स्पष्ट देख देते हैं और इस कारण एम्बुलेंस इस प्रकार उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आप दर्पण के सामने किसी भी दर्पण के सामने जो सो कोई भी वर्ड आप लिखेंगे तो आपको जो सो सब उल्टा दिखाई देगा। जैसे कि एम्बुलेंस है, कागज़ पर लिख लेते हैं और दर्पण के सामने रखते हैं तो एम्बुलेंस को तो यहाँ उस प्रकार दिखेगा, लेकिन जब आप इसे जो सो उल्टा लिख देंगे, गाड़ी में ही उल्टा लिख देंगे, तब जो सो देखने वाला क्या सीधा दिखेगा। इसीलिए जो सो एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो सो यहाँ टेढ़ा शब्द लिखा होता है। टेढ़ा शब्द नहीं बोल सकते हैं, या जो सो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है क्योंकि दर्पण में यह सीधा दिखे इसी कारण से। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है स्कूटर या कार अथवा अन्य वाहनों के पास दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। यानी कि जो हमारा दर्पण होता है, देखिए दर्पण का भी 3 टाइप है। हम आपको बता देते हैं कौन कौन टाइप है। आपको जो सो आगे पढ़ना होगा तो एक समतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण हो गया। अभी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, लेकिन समतल दर्पण के बारे में आप समझते जाइएगा। छोटा दिखाई देता है। जो स्कूटर में जो दर्पण लगा होता है या बाइक में लगा होता है उसमें अगर आप
देखेंगे पीछे का जो दृश्य को दर्पण के माध्यम से, तब आपको सभी वस्तु उसमें छोटा दिखाई देता है। फिर आगे कहा जाता है, क्या क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह दर्पण जो सो अलग होता है। सही बात है, वह समतल दर्पण ना होकर जो सो अलग दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए कहा जाता है स्टील के प्लेट पृष्ठ समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। उसमें बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है स्टेनलेस लेंस। स्टील का चम्मच के बाहरी पृष्ठ में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, परंतु वह वस्तु के आकार से छोटा होता है। चम्मच का पृष्ठ एक दर्पण के भांति कार्य करता है, परंतु क्या आपने सोचा है कि यह किस प्रकार का दर्पण है? आइए क्रियाकलाप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टेनोलेंस स्टील का एक बड़ा चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के सामने रखकर उसमें देखिए क्या आप चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब से किस प्रकार भिन्न है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ये दर्पण है, आप प्रतिबिंब का आकार देखेंगे अब जो वह समान होता है। अब देखिए, अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखिए। इस बार आपको प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। चम्मच में चेहरे की दूरी बढ़ने पर क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? देखिए चम्मच में यहाँ जो सो किस प्रकार दिखाई दे रहा है। देखियो ये उत्तल लेंस हो जाता है और ये उत्तल दर्पण हो जाता है और अवतल दर्पण हो जाता है। इसी कारण से इसमें जो सो हेर फेर हो जाता है। मैं अभी आपको दर्पण में बताऊंगा, यहाँ चम्मच में बताया जा रहा है। देखिए अब यहाँ आ गया। ठीक है, उत्तल एवं अवतल दर्पण। देखिए अवतल और उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है समझिएगा। देखिए चम्मच का वक्रता पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है और वक्रता पृष्ठ को सबसे अधिक समान उदाहरण गोलीय दर्पण है। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अवतल होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का अर्थ अंदर दबा हुआ हो और जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल का अर्थ उभरा हुआ हो। ठीक है, उभरा हुआ हो। और चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है तथा चम्मच की बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण का कार्य करता है। जैसे समझिएगा, आपके सामने चम्मच है। ठीक है, चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है, इस प्रकार का जो लेयर होता है, इस प्रकार का वह जो सो क्या है, बाहरी पृष्ठ है। तो हमारा क्या हो गया, उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण हमारा हो गया। ठीक है, और जो अंदर का है, ये देखिए जैसे अंदर का ऐसे है तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ गए। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण का भाग होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आप समझ गए। देखिए उत्तल दर्पण वैसे दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हो, वैसे उसे जो सो हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जो अंदर की ओर जो सो धसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में इसी प्रकार से अंकित किया जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। देखिए अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर धसा हुआ है और ये उत्तल दर्पण है क्योंकि बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है दर्पण अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं और इसे हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं समझिए। एक प्लास्टिक का गेंद लीजिए। ठीक है, इसका एक भाग चाकू अथवा आरी से काटकर अलग कीजिए। काटे हुए भाग का भीतरी पृष्ठ अवतल होता है। सही बात है, अंदर का पृष्ठ जो है सो अवतल होता है क्योंकि ये अंदर की ओर है। और ऊपर का बाहरी पृष्ठ जो है सो क्या होता है, उत्तल होता है, उठा हुआ होता है। जैसे कि आपके पास एक गोला है। ठीक है, गोला है और इसे आप काटते हैं तो क्या ये अब जो है सो
क्या हो जाएगा, इतना मिला आपको। तो जो इसका बाहर का पृष्ठ, इधर का देखिए काटने पर आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर का पृष्ठ है ये जो सो आपका उत्तल हो जाएगा और अंदर का पृष्ठ अवतल हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, हम जान चुके हैं, देखिए कहा जाता है हम जान चुके हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। क्या अवतल दर्पण से भी ऐसा होता है? आगे की क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। देखिए समतल दर्पण के द्वारा हम देख लें कि जो पर्दे पर प्रतिबिंब या नहीं बन सकता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है क्या उसका भी प्रतिबिंब जो सो पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, समझिएगा, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप 7वां, देखिए कहा जाता है एक अवतल दर्पण लीजिए, ठीक है। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर और रखकर पकड़िए और दर्पण के परावर्तक प्रकाश को दीवार पर देखने का प्रयास कीजिए। दर्पण को आगे पीछे कर इस प्रकार समायोजित कीजिए ताकि दीवार पर तीव्र चमत्कार बिंदु प्राप्त हो और यह सूर्य का प्रतिबिंब है। सही बात है, यह सूर्य का प्रतिबिंब है। अर्थात कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो सो हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और दीवार के स्थान पर एक कागज की शीट इस्तेमाल कीजिए। क्या तीव्र चमकदार बिंदु कागज पर प्राप्त करने के पश्चात दर्पण तथा कागज के कुछ समय तक स्थिर रखिए। क्या आपको कागज के पृष्ठ पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या कागज जलने लगता है? सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है तथा इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब जो सो हम देख सकते हैं पर्दे पर, वह जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है उसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण से यहाँ जो सो किस प्रकार प्रतिबिंब को देखा जा रहा है। कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, ठीक है। अब कहा जाता है अब अवतल दर्पण द्वारा दीप्त मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्रियाकलाप करके। अब आगे देखिए अगला क्रियाकलाप जो 7वां क्रियाकलाप है। देखिए कहा जाता है अवतल दर्पण को एक स्टैंड में लगाइए और इस सारणी को जो सो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी के अनुरूप प्रतिबिंब का प्रकृति को देखकर जो सो इस सारणी को भरिए, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है एक गत्ते के टुकड़े पर लगभग 20 सेंटीमीटर 20 बाय 15 सेंटीमीटर का सफ़ेद कागज का शीट चिपकाइए। वह सफ़ेद पर्दे के रूप में उपयोग होगा। मेज पर दीप्त मोमबत्ती को दर्पण के सामने लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए और पर्दे को थोड़ा आगे पीछे कर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त प्रतिबिंब की लौ का आकार मोमबत्ती के लौ के आकार के बराबर है? समझिएगा। कहा जाता है दर्पण से मोमबत्ती की दूरी को बदलकर प्रत्येक अवस्था के लिए पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। अपने द्वारा किए गए अवलोकन को नीचे लिखिए, ठीक है। यहाँ अवलोकन को आपको लिखना जो आपने किया, ठीक है, तो यहाँ इस सारणी में लिखिएगा। अब फिर देखिए यहाँ किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे कहा जाता है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में बड़ा होता है। जो अवतल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी दोनों हो सकता है। हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वह आभासी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जो सो वास्तविक भी हो सकता है। और प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। कहा जाता है फिर आगे अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा उल्टा होगा, ठीक है, और जो काल्पनिक बनेगा वह सीधा होगा तथा इसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह जो सो वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। फिर आगे कहा जाता है अवतल दर्पण से बना
आभासी प्रतिबिंब, जब आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा होगा और इसका आकार वस्तु से हमेशा जो है सो क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें वास्तविक बनेगा तब छोटा होगा और काल्पनिक बनेगा तब बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे कहा जाता है अवतल दर्पण का उपयोग अपने प्रयोजनों में किया जाता है। क्या अपने डॉक्टर को कांच, आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते देखा है? दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की दांत जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आवर्धक दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दांत का बड़ा प्रतिबिंब उसमें दिखता है, क्योंकि क्या करता है अवतल दर्पण जो सो काल्पनिक प्रतिबिंब बना के वस्तु की साइज को बड़ा कर देता है, प्रतिबिंब को, और उससे हमें जो सो जो छोटा जो होता है उसे हमें बड़ा के रूप में दिखा देता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखा देता है और उसे देख के हम समझ जाते हैं। फिर अगला है हमारा ये उत्तल दर्पण हो गया। अब अगला अवतल दर्पण हो गया। अब हमारा उत्तल दर्पण आता है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण को समझिए। कहा जाता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या आपने वाहन के हेडलाइट में, वाहन के जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ को आकृतिक का अवलोकन किया है? ये पृष्ठ अवतल होता है। क्या होता है? अंदर की ओर जो सो धसा होता है, अवतल होता है। क्या आपने अपने साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपने प्रतिबिंब को देखा है? क्या उसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है? क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आकार से छोटा होता है? क्योंकि वो उत्तल दर्पण है, वहाँ उत्तल दर्पण का कार्य कर रहा है। तो देखिए क्या होता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह बनता है, समझिएगा। कहा जाता है यह ध्यान देने योग्य है कि घंटी का पृष्ठ परावर्तक एवं उत्तल होता है। सही बात है, वह उत्तल होता है। आइए इस क्रियाकलाप द्वारा समझे। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप 8, क्रियाकलाप 7 में अवतल दर्पण के स्थान पर एक उत्तल दर्पण लीजिए तथा क्रियाकलाप को दोहराइए। जो आप उत्तल दर्पण लिए थे, अब जो अवतल दर्पण लिए थे, अब यहाँ उत्तल दर्पण लेना है। कहा जाता है अपने अवलोकन को पहले जैसे दी गई सारणी में भरिए। क्या उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी है? क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, समझिएगा, या छोटा है? क्या आपको वाहन के पार्श्विक दर्पण में लगा दर्पण की पहचान कर सकते हैं? देखिए यह उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्रों के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का क्या है मेन, इसका अगर देखा जाए प्राकृतिक क्या है, क्या जो सो कम एक जगह पर जो सो अधिक एरिया को कैप्चर करके प्रतिबिंब को बना देता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग जो सो वाहनों में किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है ये प्रतिबिंब आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है वह पूरा आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के साइज से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण से जो हमारा पीछे का दृश्य होता है, जब वाहन चलाते समय तब दोस्तों पूरा दृश्य को या आईना में जो सो हम देख लेते हैं कि वाहन जो सो हमारा पीछे है या नहीं है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लेंस से बना प्रतिबिंब। यहाँ तक दर्पण का बात था, लेकिन दर्पण और लेंस के बारे में यहाँ ही समाप्त नहीं होता है। अगर आप अगले कक्षा में जाएंगे 9, 10, 8 में, तो अब और वहाँ जो सो प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय को जो सो आप भूलिएगा नहीं, और एक्सपेरिमेंट करके आगे में भी फिर अभी आपको दिखाने वाले सभी एक्सपेरिमेंट को भी देखिएगा। अगर आप यहाँ से अपना बेस को मजबूत रखते हैं तब जो सो आपको अगले के कक्षाओं में भी जो सो प्रकाश के बारे में जानने के में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक दर्पण के बारे में आपने देखा। अब जो सो आप देखिए लेंस के बारे में। कहा जाता है लेंस से बने प्रतिबिंब, जो लेंस से प्रतिबिंब बनता है। कहा जाता है क्या आपने आवर्धक लेंस देखा है? जो आवर्धक लेंस होता है वह देखा है, यह बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग तिलचट्टा तथा केंचुए के शरीर के विभिन्न भागों को देखने में किया जाता है। और आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, फिर कहा जाता है लेंस का उपयोग चश्मा, दूरबीन में सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। लेंस का अन्य उपयोग भी है। विभिन्न लेंसों को लेकर उसे स्पष्ट करके महसूस कीजिए। क्या आप स्पष्ट कुछ अंतर कर पाते हैं कि किस प्रकार का लेंस है या किस प्रकार का नहीं है? देखिए महसूस करके पाते हैं। कुछ लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इन्हें उत्तल
उत्तल लेंस कहते हैं, और कुछ लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है जिन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। देखिए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की सबसे बेस्ट पहचान है कि वैसा लेंस जो बीच में उठा हुआ हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस जो बीच में क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। देखिए, बीच में ये उठा हुआ है इसलिए हम इसे उत्तल लेंस कहते हैं, और ये बीच में इधर से भी और इधर से भी जो सो क्या है, धंसा हुआ, इसीलिए हम इसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ और भी प्राकृतिक है, इस कारण से भी इसका नाम जो सो अवतल उत्तल पड़ा है, ये भी समझिएगा। कहा जाता है लेंस हमारे पारदर्शी होते हैं। लेंस हमारा पारदर्शी होता है, इधर से उधर हम देख सकते हैं और इससे होकर प्रकाश गुजर सकता है। आइए लेंसों से क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 9। एक उत्तल लेंस लीजिए, इस पर सूर्य के किरण को गिरने दीजिए और गत्ते पर सफ़ेद कागज़ का शीट चिपकाइए और दूसरी ओर रखिए। या पर्दा पर कार्य करता है। पर्दे को आगे पीछे कर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि कागज़ पर एक तिरछा चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, और इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ के शीट से बना पर्दे पर कुछ समय तक रखिए। आपको क्या दिखाई देता है? क्या कागज़ जलने लगा? अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दीजिए। ठीक है, देखिए, क्या कागज़ पर आपको चमकदार बिंदु दिखाई देता है? आप जान चुके हैं कि वस्तुओं के दर्पण से अलग अलग दूरियों के लिए प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा आकार दोनों बदलते हैं। क्या आप लेंस के लिए भी मान्य हैं? उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश को उत्तल लेंस का अभिसारी अंदर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए, पहले एक आप जो सो इसका एक्सपेरिमेंट वीडियो देखिए। एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के बाद जो सो मैं आपको सब समझाता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वीडियो पहले आप देखिए। कहा जाता है आप एक्सपेरिमेंट वीडियो देख लें, वहाँ जो सो आप कुछ समझ चुके होंगे। अब यहाँ जो सो मैं थोड़ा सा समझ, देखिए सीधा समझिए कि जो उत्तल लेंस होता है, समझिएगा, उत्तल लेंस सभी प्रकाश की आने वाली किरण को क्या करता है, एक तरह जो सो यहाँ से जो सो एक बिंदु पर मिला देता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की किरण आता है इधर से, देखिए इधर से आया तो क्या करता है, फिर इधर से जो सो ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इधर से आया इधर से रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को जमा करता है एक जगह, और अवतल लेंस सभी प्रकाश की किरण को अपसारित फैला देता है। ठीक है, ये समझिएगा। अब आगे कहा जाता है निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसे जांच कीजिए। देखिए, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, क्रियाकलाप 10वां। कहा जाता है एक उत्तल लेंस को स्टैंड में लगाकर मेज पर रखिए। लेंस में एक दीप्त मोमबत्ती लगाइए और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, और लेंस की दूरी और गत्ते की चिपकाइए एवं गत्ते के सफ़ेद कागज़ को पर्दे पर रखिए। पर्दे को आगे पीछे कर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि मोमबत्ती के लो को तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त हो। और प्राप्त प्रतिबिंब का प्रकार क्या है? क्या आप प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी है? जो प्रतिबिंब जो सो आपको प्राप्त हो रहा है, क्या वह वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब? समझिएगा, मोमबत्ती को लेंस से अलग अलग दूरी पर रखिए तथा पर्दे को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर लो को तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए, प्रतिबिंब का अवलोकन सारणी इतना में के अनुसार लेंस को प्रतिबिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब की आकृति अंकित कीजिए। लेंस के वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की प्राकृतिक, क्या वस्तु के लेंस से दूरी के सीधा तथा आवर्धक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है? क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी है? ऐसा ही अवस्था उत्तल लेंस के द्वारा कीजिए। उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल लेंस का उपयोग को फिर दोहराइए। ठीक है,
कहा जाता है अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब देता है और सूर्य का सफ़ेद सफ़ेद श्वेत प्रकाश रंगीन। अब देखिए कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है वह वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, जो सो आभासी बनाता है और जो सो वस्तु के आकार से जो सो उत्तल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस जो सो छोटा ही बनाता है। अब देखिए सूर्य का कहा जाता है आगे सूर्य का प्रकाश, कि सूर्य का प्रकाश जो है सो उसमें 7 रंग मिला होता है। क्या आपको पता है? लेकिन अभी जो सो आप पढ़कर मैं भी आपको बताऊंगा और एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाऊंगा तो आप समझ जाइएगा। कहा जाता है क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष क्या होता है? जब बारिश का समय होता है तब एक इंद्रधनुष दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग हमें प्रकाश की दिखाई देती है। इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह एक बड़े धनुष के आकार का होता है जिसमें अनेक रंग होता है, जिसे इंग्लिश में हम रेनबो भी कह देते हैं हम लोग। फिर आगे कहा जाता है क्या आप ध्यान से देखें कि आपने जो सो बारिश में देखा होगा कि किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। अगर आप नहीं देखें तो किसी से पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है, तो आप कभी ना कभी जो सो देख ही लेंगे। देखिए कहा जाता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और ये रंग जो सो इस प्रकार होते हैं बे जानी हा पी नाला, बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, इस प्रकार के कलर होते हैं, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। आपने यह भी देखा होगा कि जब साबुन के बुलबुले बनते हैं वह रंगीन दिखाई देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश सीधे सीढ़ी जो होता है, जो घूमने वाला होता है, जिसमें पहले के ज़माने में यूज किया जाता था, में परावर्तित होकर जो सो वह रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है क्या सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंग का मिश्रण है? आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा मन में यह प्रश्न आता है कि सूर्य का प्रकाश जो सो क्या विभिन्न रंगों का मिश्रण है। तो देखिए क्या है क्रियाकलाप 11, कांच का एक प्रिज्म लीजिए। प्रिज्म वाला जो सो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा अच्छा से। देखिए कहा जाता है किसी अंधेरे कमरे में पतले छिद्र की सूर्य का प्रकाश पुंज प्रिज्म के एक सतह पर डालिए और प्रिज्म के दूसरे सतह से निकलने वाले प्रकाश का सफ़ेद कागज की शीट पर अथवा दीवार पर गिरने दीजिए। कागज की शीट अथवा दीवार पर आपको दिखाई देगा क्या? आपको इंद्रधनुष जैसा जो सो विभिन्न रंग का समूह दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश के रंग को पहचानने का प्रयास कीजिए या नोटबुक में अंकित कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रिज्म से 7 प्रकाश हमें मिलता है, 7 तरह का, जो कि हम इसे इंद्रधनुष की तरह देखते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि क्या सफ़ेद रंग का प्रकाश का बहुत से रंगों का मिश्रण है, कि सफ़ेद रंग का प्रकाश जो सो उसमें बहुत रंगों का मिश्रण है। तो इससे पहले जो सो आप एक एक्सपेरिमेंट वीडियो देखिए, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब आपने एक्सपेरिमेंट वीडियो देख लिया होगा, अब जो सो वहाँ समझ चुके होंगे भी आप देख के कि किस प्रकार जो सो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है और किस प्रकार सफ़ेद 7 रंगों में जो सो सूर्य का प्रकाश को विभक्त कर देता है।
अब आगे अगला जो क्रियाकलाप है उसे समझिए। देखिए कहा जाता है 15 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार गत्ते का टुकड़ा कीजिए और इस पर सफ़ेद कागज चिपकाइए। इसे 7 बराबर खंडों में बांटिए तथा इंद्रधनुष के 7 रंगों को रंगिए और गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छिद्र कीजिए और लकड़ी के टुकड़े से सिर पर एक पिन लगाइए और पिन को गत्ते के छिद्र में ढीले से लगाइए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके, ठीक है। और गत्ते को तेजी से घुमाइए। आप क्या देखते हैं, क्या श्वेत रंग प्राप्त होता है, मिल जाता है। गत्ता सफ़ेद दिखाई देता है। इसे न्यूटन के डिस्क कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो सो आपको दिखाई देता है। जब 7 रंग जो सो यहाँ 7 रंग लगा हुआ है, ठीक है। और इसे जब जोर से घुमाया जाता है तब आपको एक ही कलर दिखाई देता है, सिर्फ सफ़ेद कलर। और इससे यह प्रतीत होता है कि 7 प्रकाश जो सो 7 कलर मिल के जो सो एक कलर मिला है, सफ़ेद कलर, ठीक है। आप समझिएगा। आगे कहा जाता है प्रीति को एक रोचक विचार आया। उसने एक बार सीढ़ी की सहायता से एक लट्टू बनाया। इसके लिए उसने सीढ़ी की आकार का एक कागज काटा तथा उसे 7 बराबर भागों में बांटकर 7 रंग भरे। इस कागज को सीढ़ी के एक सतह पर फेविक्विक की सहायता से चिपकाया और एक गोली की सीढ़ी को दूसरी सतह के केंद्र से चित्र के अनुसार लगाया। जब यह लट्टू घूर्णन करता है तो इसे रंगीन भाग कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है, पता लगाइए। इसे जो जब सीढ़ी घूमने लगता है तो आप देख सकते हैं कि जो 7 प्रकाश है वह एक प्रकाश दिखने लगता है, सिर्फ जो सो क्या, सफ़ेद प्रकाश। अब आगे कहा जाता है दर्पण शस्त्र। देखिए दर्पण शस्त्र क्या था ये समझिएगा। कहा जाता है कि रोमनों ने ग्रीक के समुद्र तट पर स्थित सिल्ली नामक नगर पर आक्रमण किया था। जो रोमन के लोग थे ये देश का नाम है, ठीक है। तो आर्कमिडिक ने चित्र अनुसार दर्पण को लगाया और दर्पण को किसी एक दिशा में घुमाया जा सकता है। इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और इसे एक प्रकार के व्यवस्थित किया गया और सूर्य का प्रकाश दर्पण के परावर्तन के पश्चात रोमन सैनिक पर पड़े। इसके लिए उन्हें नेत्र चिह्नित कर दिए गए और वे चकरा गए तथा भाग खड़े हुए। और ग्रीक निवासी अपने सूझबूझ से विजय हुए ना कि दर्पण का उपयोग करके दर्पण का उपयोग शस्त्र की भांति किए। और आप किस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ सैनिक नाव से आते होंगे और यहाँ से दर्पण लगा दिए और सूर्य का प्रकाश इस प्रकार पड़ता था और इधर से रिफ्लेक्ट होकर उन्हें जो सो चौंधित कर देते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था और उस प्रकार जो सो सैनिक सब जो सो उसे हमला नहीं कर पाए और ग्रीक सैनिक जो सो रोमन सैनिक को जो सो भगा दिए, इस प्रकार दर्पण को शस्त्र बनाकर, ठीक है। ये बात भी जो सो रोमांचन करने वाली बात है। आप इस बात को जो सो ध्यान में रखिएगा और आपको जितने भी बात बताया गया वह बात भी जो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस अध्याय को जो सो आप ध्यान से ज़रूर एक बार और जो सो वीडियो ख़त्म होने के बाद पढ़िएगा, क्योंकि एक बार आप अपने से पढ़िएगा तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।